एक समय जब महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसा है, और आज स्थिति ऐसी है कि 1947 के बाद आज तक 30% पॉपुलेशन गांव छोड़कर शहर की ओर आ गई है। यह खुशी से नहीं आई है, यह मजबूरी से आई है। रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, फॉरेस्ट, जंगल, इस क्षेत्र में भी पोटेंशियल है और उसको प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है। और इसलिए आने वाले समय में हमारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अगर देश के विकास में अगर 22% होगा तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, भुवनेश्वर में जो लोग गांव से आ रहे हैं वो गांव से गांव छोड़कर शहर में नहीं आएंगे। हम स्मार्ट शहर बना रहे हैं, उस समय स्मार्ट विलेज बन रहे हैं। हर गांव में जाने के लिए रोड बने। मुझे याद है कि मैं 32 साल का था, मंत्री था महाराष्ट्र में, तब मुझे अवसर मिला मुंबई में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट है, समुद्र में आपने देखा होगा, और 55 फ्लाईओवर और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये सब बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बार मुझे बुलाया और मुझे कहा कि ये तुम तो शहर में काम कर रहे हो, मैं तुमको एक काम सौंप रहा हूं। तो मैंने कहा बताइए। तो बोले हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव है, इनको मजबूत रोड से जोड़ने वाली योजना तुम तैयार करो। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने 6-7 महीने खूब मेहनत की। नाबार्ड के चेयरमैन थे, बड़े बड़े अधिकारी मेरे साथ थे, और वो पूरा रिपोर्ट तैयार करके मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सौंपा। और वो जो रिपोर्ट सौंपा था उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि अनेक गांव ऐसे थे कि जहां के बच्चे स्कूल में बरसात के दिनों में जा नहीं सकते। अनेक गांव ऐसे थे जहां किसान अपना फल, फूल, सब्जी, दूध गांव तक नहीं पहुंचा सकता था। पहली बार ये कार्य का शुभारंभ हुआ। देन एप्रोप्रिएट विजन, एप्रोप्रिएट प्लानिंग और एप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन होता है तो फिर उस समय अनेक गांवों को कंक्रीट रोड बने। मुझे लगता है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कार्य किया वो ग्रामीण विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण था। और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे वो कार्य करने का मौका मिला। आज तो मुझे बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के मौके मिले। 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, मेरे कारण नहीं हुए। हमारे इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स सब ने मिलकर जो मेहनत की उसके कारण बने। और मैं तो बहुत बार श्रेय मुझे मिलता है मंत्री होने के नाते, पर वो मेरा श्रेय नहीं है। उन हजारों लाखों लोगों ने रात दिन मेहनत परिश्रम करके काम किया, उसका वो परिणाम। मैं तो मुझे बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि 75 में इमरजेंसी लगी। मैं हायर मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो वो आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ था, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लग गया। मेरे परिवार की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। मेरे बहनों एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर काकोडकर जी के साथ थे बीआरसी में। दूसरे मेरे दामाद थे, वो मैनेजिंग डायरेक्टर निपा पेपर मिल में। तो सबकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, माँ की इच्छा थी। और मेरा दुर्भाग्य ऐसा कि इमरजेंसी के उस काम में मैं पीछे लग गया और मेरा मैट्रिक का परसेंटेज 52% आया और साइंस ग्रुप का 49.26% है। तो 50% के ऊपर अगर मार्क नहीं होंगे तो इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए क्या ये नहीं होता, क्वालिफाई नहीं होता, तो मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अब मुझे 11 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट मिली है, और अभी कल ही और एक मिली 12वीं, पर मैं अभी डॉक्टर नहीं लगा। तो एक ने मुझे पूछा आप इतना डॉक्टरेट मिले, आप डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? तो मैंने कहा जो आदमी इंजीनियर नहीं बन पाया वो डॉक्टर कैसे बना? ये कोई पूछेगा तो मैं कैसे जवाब? पर मेरी जो
डिलीट्स मुझे मिली है 6 कृषि विज्ञान में मिली है। मैं गांव गरीब मजदूर किसान में ज़्यादा काम करता हूँ। जैसे उड़ीसा में कुछ सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कालाहांडी जैसे, वैसे हमारे यहाँ भी 10,000 से ज़्यादा किसानों ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आत्महत्या की। तो मैंने तय किया कि मैं उसमें काम करूँगा। तो मैं ज़्यादातर वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ। और मैं आपको सबसे पहले एक जरूर छोटा सा मंत्र बताता हूँ, तो जरूर उसको करिए। 1000 हमने बहुत बड़े लेक बनाए और नदी नालों का खोलीकरण रुंदीकरण किया। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 350 एकड़ इरिगेशन था, वह 36 तालाब फुकट में बना दिया। उड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। आप देखिए, आपके अपने आप बहुत से लोग नौकरी करते हैं, कोई टीचर होंगे, प्राध्यापक होंगे, उनको हर महीने में तनख्वाह मिलता है। वो क्या करते हैं कि अपनी सैलरी में से कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं और रिटायर्ड होने के बाद जब उनको प्रोविडेंट फंड का पेंशन सब पैसा मिलता है तो वो बैंक में ब्याज से रखकर फिर रिटायर्ड लाइफ में उस ब्याज पर उनको पैसा मिलता है और अपना उधर निर्वाह करते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि पानी ऐसा आता है, उड़ीसा में इतने बाढ़ आते, कितनी बर्बादी होती है। मैं बचपन से पढ़ते आया हूँ। मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने ये बाढ़ प्रोटेक्शन का प्रोग्राम बनाया कि भाई ये पानी जो ये जमीन में डिपॉजिट नहीं कर सकते क्या पानी डैम तालाब में स्टोरेज नहीं किया जा सकता क्या? अगर ये करते जाएंगे तो शायद ये संभावना नहीं आएगी। एक बेसिन का पानी दूसरे बेसिन में जा सकता है। मैंने आंध्र प्रदेश में मेरे कार्यकाल में जल संसाधन मंत्री था, तो पोलावरम करके डैम बनाया 60,000 करोड़ का। अभी वो लगभग पूरा हुआ है। वो पोलावरम जो है उसके बाद गोदावरी का 1300 टीएमसी पानी समुद्र में जाता है और पानी के झगड़े चल रहे हैं। मैं जब मंत्री बना तो करीब 1970 से 23 झगड़े थे राज्यों में। तो मैं सब मुख्यमंत्री जी को बुलाता था, चाय पानी करने के बाद चर्चा में मैंने दरवाजा बंद किया। तुम जब तक सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। तो 17 विवाद तो निपटा दिए। पर मुझे एक बात का आश्चर्य लग रहा था कि जब भारत को स्वाधीनता मिली और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों राष्ट्र तैयार हुए, तब 3 नदियां भारत को मिली और 3 नदियां पाकिस्तान को मिली। और पाकिस्तान को जो नदियां मिली उसका पानी, भारत के अधिकार का पानी जो था, जो 3 नदियां भारत को मिली उसका पानी ये पाकिस्तान में जा रहा था। तो मैंने कहा कि ये पानी हमारे अधिकार का है, ये तो हमारा लिखित एग्रीमेंट है। ये पानी रोक कर मैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को दूंगा तो कितना बड़ा पानी मिल जाएगा। मैंने उस काम का शुभारंभ किया और जैसे आपका ये बहुत बड़ा डैम बना है, उसी प्रकार हीराकुंडा वैसे वहाँ एक बहुत बड़ा डैम जो है हमारी पंजाब हरियाणा में जो बना है, उसके बाद में वहीं से कैनाल बना, इंदिरा कैनाल कहते हैं उसको, और उसमें पूरा कैनाल फूटा हुआ था। तो फिर हमने निर्णय किया कि इसको हम लोग कॉन्क्रीटिंग करेंगे उसका। और जब कॉन्क्रीटीकरण किया, 2,500 करोड़ रुपए खर्चा हुए, तो राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिला। पानी ये इतना आवश्यक है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है उतना पानी आवश्यक है। मैं अभी मेहताब जी से कह रहा था कि मैं थोड़ा सा रिसर्चर तो नहीं हूँ, पर मेरे पास एक मशीन है। आप नागपुर में आइए तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा, हवा से पानी तैयार होता है। मैं वो पानी रोज घर पे हम लोग वही पीते हैं। गर्म पानी भी आता है, ठंडा पानी भी आता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये मशीन बननी चाहिए। मेरा एक इंजीनियर दोस्त था, तो मैंने उसके साथ उसके 3-4 दोस्तों को इकट्ठा करके मैंने कहा कि मैं आपको मदद कर रहा हूँ,
आप मशीन तैयार करें। तो मेरे पास अभी हवा में तैयार करने वाली मशीन है, एक वो है और दूसरी तैयार हुई है। और मैंने उनको ये कहा कि मैं नागपुर जाने के बाद हवा से पानी तैयार करने वाली मशीन आपकी यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दूंगा। 100% प्योर पानी। देखो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इम्पॉसिबल वर्ड इसमें ही लिखा हुआ है, आई एम पॉसिबल। लो एम इज क्राइम। और कभी डरना नहीं चाहिए, कभी भागना नहीं चाहिए। मैं जब शुरुआत में स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का, तब हमारी हालत पॉलिटिकली बहुत खराब थी। न रिकग्निशन था, न रिस्पेक्ट था। हम साइकिल रिक्शा पे अनाउंसमेंट करते थे तो पत्थर मारते थे लोग, हालत बहुत खराब थी। तो मेरे एक मित्र थे, बड़े विद्वान थे, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर करके, वो वर्ल्ड देश में सबसे ज्यादा डिग्री मिली थी। तो एक दिन मुझे कहा, नितिन यू आर ए गुड मटेरियल बट इन बैड माइंड। तो मैं कांग्रेस में हूँ, मैंने मेरे विचारों का मेल नहीं खाता तो मैं कैसे आऊँ? जो होगा सो होगा, मैं नहीं आऊँगा। और आपको मैं बताता हूँ कि उस समय उन्होंने मुझे एक किताब दी। वो किताब थी अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी। और वो मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें एक वाक्य मुझे पढ़ने के लिए मिला। उस वाक्य ने मुझे जीवन में बहुत प्रेरणा दी। और वो आप भी याद रखिए, निराश मत हुई कभी। आपको मालूम होगा उस समय वाटरगेट नाम का कांड हुआ था अमेरिका से, और रिचर्ड निक्सन साहब को रिजाइन करना पड़ा। और रिजाइन करना पड़ा तो स्थिति ऐसी आई कि वॉशिंगटन में कहीं किस एरिया में उन्होंने घर लिया था, तो वहां के सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन लिया कि आप यहाँ नहीं रह सकते। इतना जनक्षोभ उनके खिलाफ था। तो उस समय उन्होंने लिखी हुई किताब है, और उस किताब में उनका एक वाक्य था कि मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। लाइफ इज ए गेम ऑफ कंपल्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है, अड़चने है, समस्या है, लड़ना पड़ता है, परिस्थितियां बदलते रहती है, और जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। मैं बहुत बार एक बात को दोहराता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, and there are some people who convert opportunities into the problem. तो हमें जो भी समस्या मिलती है उसको स्वीकार कर उसके ऊपर जीतना चाहिए। मुझे याद है कि मैं जब महाराष्ट्र में काम कर रहा था, बहुत समस्याएं रहती थी। मुंबई पुणे हाईवे बना था, तो अभी हमारे देश में ऐसी स्थिति है, रोड बनाओ करके कोई आता ही नहीं था। रोड का काम बंद करो, जो उठता बंद करो काम, रोड कैसे बनेंगे? तो मुझे बाला साहब ठाकरे थे, उनके पास जाता था, वो हमारी बीजेपी शिवसेना अलायंस गवर्नमेंट थी। तो एक बार दो बार सुना उन्होंने, और एक एक्रिलिक पे लिखा हुआ एक छोटा सा वाक्य लिखा हुआ अंग्रेजी वाक्य मेरे हाथ में रखी, बोले नितिन ये पढ़। उसके दिन पर लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। बोले ये मेरे पास समस्या लेके मत आ, हमने आपको मंत्री बनाया, ये तेरा प्रॉब्लम है, ये कैसा करना ये तेरा प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो मुझे ये बात याद रही कि नहीं होता है। मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय। रिलायंस के धीरू भाई अंबानी जी ने कोट किया था मुंबई पुणे को, मैंने टेंडर रिजेक्ट कर दिया, कंट्रोवर्सी हुई थी, वो भी नाराज हुए थे। उस समय वो 3600 करोड़ के रोड का 4000 करोड़ में उनका टेंडर आता है, आज का 50,000 करोड़। तो मैं कहा ये 1600 करोड़ में होता है, 1800 करोड़ में होगा। तो हंसी उड़ाई गई, तो जो लोएस्ट टेंडर है और ये कैसी बात करता है, वो रिजेक्ट करे हुआ। मैंने संस्था स्थापन की MSRDC। और जब मैं पुणे में गया तो एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि ये रोड कब बनेगा? 2 साल में। बोले आपके पास पैसे कितने हैं? 5 करोड़। बोले 5 करोड़, रोड की कीमत कितनी है? वो 2000 करोड़। उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिशियन, हम पत्रकारों क्या मूर्ख समझते हो क्या? बोला क्यों? बोले आपके पास 5 करोड़ है, 2 साल में रोड बनेगा, तुम कह रहे हो
किस बात पर, तुम्हारे पास क्या है, हम विश्वास क्यों रखें? तब मेरे मुंह से एक अंग्रेजी वाक्य निकल गया। और मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, इसलिए आप जरूर इसके थोड़ा आनंद भी लीजिए पर याद भी रखिए। मैंने कहा मेरे पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है। इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। यूनिवर्सिटी में बहुत होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, यहाँ के प्रोफेसर तो बिल्कुल नहीं है। नहीं तो रिसर्च ही रिसर्च पेपर, कौन कहाँ रिसर्च पेपर लिखता है और कहाँ डालता है पता ही नहीं। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता होगा। मैं दूसरी बात करूं, जब तक तुम्हारे मन में पॉजिटिविटी नहीं होगी, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं होगा, अच्छी टीम नहीं होगी और उद्देश्य पूरा करने में आपके मन में एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल के साथ पॉजिटिव आत्मविश्वास नहीं होगा, तो काम कैसे पूरा होगा? अहंकार और आत्मविश्वास, दो शब्दों में अंतर है। आत्मविश्वास होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। एक सुंदर वाक्य में पढ़ रहा था, तो बहुत अच्छा है। रामायण और महाभारत दोनों हमारे लिए, भगवद गीता बहुत कुछ सिखाता है। उसमें लिखा था रावण बहुत ज्ञानी थे, तो उसमें लिखा था कि रावण को अहंकार का ज्ञान था और प्रभु रामचंद्र को अहंकार का ज्ञान था। यानी उनको ज्ञान का अहंकार था और उनको अहंकार का ये जो ज्ञान है कि क्या अहंकार कर रहे इसका ज्ञान था। कहीं ना कहीं हमें आत्मविश्वास के साथ नॉलेज का उपयोग करना चाहिए। और इसलिए जो आज विशेष रूप से मुझे आपके सामने रखना है वो यही है कि देश के विकास में, ओडिशा के विकास में 4 चीजें महत्वपूर्ण है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे तो इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा। ये 4 बातें आगे बढ़ेगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी अगर दूर करनी है तो हमें उद्योग व्यवसाय को बढ़ाना होगा। आप बहुत नसीबवान हैं, समुद्र आपके पास है। मैं शिपिंग का मंत्री था, पारादीप पोर्ट में मैंने बहुत डेवलपमेंट के काम करने का मौका मुझे मिला। और आपका पोर्ट की विशेषता ये थी कि ये 18 मीटर का ड्राफ्ट है। हमारा जेएनपीटी पोर्ट है मुंबई में, वो 14.5 मीटर है। 18 मीटर का मतलब ये होता है कि 2 लाख टन जो शिप ले सकता है पनामा साइज, वो इस पोर्ट पे आ सकता है। अब इसमें लॉजिस्टिक गेम ऐसा है कि अगर 40 लाख टन, अगर 40,000 टन अगर मटेरियल आया तो ड्राफ्ट कितना लगता है? अभी कोई भी पोर्ट में बड़ा शिप नहीं जा सकता। आपके यहाँ 80, ये जो 18 मीटर का ड्राफ्ट है, इसके कारण 2 लाख टन का पनामा साइज शिप आता है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है। ये सबसे बड़ी आपकी ताकत है। और आने वाले समय में मुझे याद है कि आपके पास कोयला है और महाराष्ट्र और गुजरात में यहाँ से कोयला जाता है। तो मैंने एक आइडिया मेरे मन में आई, मुझे थोड़ा माफ करना क्योंकि मैं गांव वगैरह कुछ भूल गया हूँ क्योंकि मैं ये डिपार्टमेंट मैंने छोड़ दिया। एक तालचेर से पारादीप एक नदी है ब्राह्मणी, उसका मैंने जलमार्ग, वाटरवेज मंजूर किया था। अभी आप देखो क्या है कि अगर आप रोड से जाएंगे तो फॉर एग्जांपल 10 रुपए खर्चा आता है, अगर रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपए आता है, और पानी से जाते हैं तो 1 रुपया खर्चा आता है। तो मैंने प्लान यह किया था कि पारादीप पोर्ट में ये वाटरवेज से कोयला निकालकर, तालचेर में खूब कोयला है, और वो कोयला लाकर ये पारादीप पोर्ट में लाए
और 2 लाख टन के शिप में कोयला डालेंगे तो ये कोयला गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट तक जाएगा, तो बिजली जो है वो 25 पैसे यूनिट सस्ती हो जाएगी। इसका कारण अभी कोयला कैसा होता है, अभी ट्रक से जाता है, एक ट्रक वहां जाने के लिए 6 दिन 5 दिन 8 दिन लगते हैं, फिर डीजल का खर्चा है, रेलवे में भी ट्रैफिक जाम है। तो एक ही समय अगर कोयला जाता और कॉस्ट कम हो जाती तो इकोनॉमिक वायबिलिटी उसमें थी। आप कोई भी काम करिए, 4 बातें जरूर जांच करिए: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। कोई अगर हमको कहेगा कि गोबर से मैं गोल्ड बना के देता हूँ, टेक्नोलॉजी है और उसकी कॉस्ट अगर बनाने में अगर 1 लाख रुपए तोला आती है तो कौन खरीदी करेगा? जब तक इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होगी तो नहीं होगा। और इसलिए उस समय एक रेलवे लाइन भी उसके बीच में डालने के लिए काम मैंने लिया था, और मैंने रेलवे मंत्रालय को कहा था कि आप चिंता मत करें, मैं अपने पैसे से करता हूँ, हमारे पास पैसे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि कोई मंत्री नहीं बोलता हमारे पास पैसे हैं। अभी आपके मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि सरप्लस बजट है। पहली बार मैंने सुना कि मुख्यमंत्री कहता सरप्लस बजट। जहां भी जाओ वहां वही बोलता पैसा हो, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। मैं बोलता हूं कभी भी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, और मैं लोगों को बोल रहा तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए, और पत्रकारों को बोलता मेरा रिकॉर्ड कर लो भाषा। नेताओं की क्रेडिबिलिटी कभी कभी थोड़ी कम होती ना, उनको लगता मार देंगे, बोल दिया इन्होंने। इस देश में ना पैसे की कमी है ना टेक्नोलॉजी की कमी है। इस देश में कमी है तो देश के लिए ईमानदारी में काम करने वालों की कमी। मैं दिल्ली से मुंबई 1 लाख करोड़ का रोड बनाऊं। अभी ये रायपुर से विशाखापट्टनम जो उड़ीसा से 40,000 करोड़ का, कितने रोड बना रहा हूं मुझे भी याद नहीं। बहुत लोग मुझे एमपी आते बोलते साहब मेरे यहाँ भूमि पूजन मामला, कितनी कीमत है? 300 करोड़, 1000 करोड़ के ऊपर है।